ओके राजा बेटा, आज बात करते हैं टेक्निक्स की। ठीक है, आपको पता है हमारा यूनिट चल रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है जी। जिसमें हमने देख लिया कि सेल हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, सेल कहलाता है। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। बेसिकली हम साइटोलॉजी ही कर रहे हैं। ठीक है राजा बेटा, सेल को डिस्कवर करने के बाद पूरी हमने डिस्कवरी सेल की देखी थी कि रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने डिस्कवर करा था सेल को, और उसके बाद किस तरीके से सेल थ्योरी डेवलप की, किन किन साइंटिस्ट की उसमें कंट्रीब्यूशन है, हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, कुछ टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। ये टेक्निक्स जर्नल है। कुछ टेक्निक्स की मदद से हम सेल को टिश्यू से निकालेंगे, सेल के ऑर्गेनल स्टडी करेंगे। ठीक है, और कुछ टेक्निक्स की मदद से हम सेल के जो ऑर्गेनल हैं उनके भी टुकड़े कर कर उन पीसेस की स्टडी करेंगे, उन पीसेस को अरेंज करेंगे, पीसेस की पोजीशन देखेंगे, ऑर्गेनल की पोजीशन देखेंगे, साइज मेजर करेंगे। तो कहने का मकसद है ये टेक्निक्स जो है वो जर्नल है। जब पूरी टेक्निक्स खत्म हो जाएंगी ना, एक बार कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में, तो फिर लास्ट में जो है एक बार कंपेयर करेंगे सारी है ना टेक्निक्स को, किसमें हमने सेल के ऑर्गेनल किसमें फंक्शन के बारे में पढ़ा। आज हमारी कहानी स्टार्ट होती है क्रोमेटोग्राफी से। इससे पहले जो हमने टेक्निक्स पढ़ ली हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ ली हैं? सबसे पहले टेक्निक का नाम क्या था? सेल फ्रैक्शनेशन, जिसमें हमने टिश्यू लिया था, टिश्यू से सेल हासिल किया और फिर सेल से फिर हमने सेल ऑर्गेनल हासिल किए। नंबर 2 ये टेक्निक पढ़ी थी, उसका नाम क्या था? डिफरेंशियल डिफरेंशियल वॉट डिफरेंशियल स्टैनिंग एक तरीका है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कलर दे करके राजा बेटा सेपरेट बनाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। दैट्स व्हाट्स कॉल्ड डिफरेंशियल स्टैनिंग। डिफरेंशियल स्टैनिंग के बाद तीसरी टेक्निक का नाम क्या था? माइक्रोमेट्री या माइक्रो डायसेक्शन। ठीक है जी, माइक्रो डायसेक्शन। माइक्रोमेट्री पढ़ेंगे हम, अगर कल हमने लिखी तो फिर वो गलत है। ठीक है, हाँ, अगर अगर अब हमने कल लिखी है तो वो गलत है। माइक्रोमेट्री एक टेक्निक आगे चल के पढ़ेंगे जिसमें स्केल वगैरह भी इन्वॉल्व है। माइक्रो डायसेक्शन में क्या किया जाता है कि एम्ब्रियो वगैरह जो है, ठीक है जी, एम्ब्रियो के सेल देखे जाते हैं, कौन सा सिस्टम पहले डेवलप करा, ठीक है राजा बेटा, किस बॉडी पार्ट से वो आया। माइक्रो डायसेक्शन में माइक्रो यानी छोटा कोई सेल ले लेना, डायसेक्शन यानी अलग अलग करके उसको स्टडी करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो डायसेक्शन के बाद हमने टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा था। टिश्यू कल्चर का मतलब ये है कि एक सिंगल पीस या फिर सिंगल सेल को लेकर के पूरी बॉडी जनरेट कर लेना, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। आज की जो टेक्निक है ना उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर। ठीक है जी, कलर। ग्राफी का मतलब होता है लाइंस, लाइंस और ग्राफिक्स, ग्राफ से ये वर्ड आया है। चलो इसमें करेंगे क्या, वो हम देखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, एक प्यारा सा फिल्टर पेपर लेंगे, उस फिल्टर पेपर पर सेल को रख देंगे। सेल कौन सा वाला? ये हमने इस सेल को लेकर के, और एक जो मशीन हमने डिस्कस की थी, कौन सी वाली मशीन? सेडिमेंटेशन डिस्कस की थी ना हमने। सेडिमेंटेशन के लिए जो मशीन थी वो थी सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है जी, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर सेल्स को डाल करके हमने उनके ऑर्गेनल सेपरेट कर लिए हैं। हमने सेल लिया है, सेल को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल करके मूव करवाया है, सेल के ऑर्गेनल को सेपरेट कर दिया है, फिर इसको यहाँ से ओपन करा है, निकाला है, और जो भी इसके अंदर मटेरियल था ना उसको पेपर पर पोर ऑफ कर दिया। ठीक है, और उस पेपर को प्यार से इस लिक्विड के अंदर रख दिया। ठीक है राजा बेटा, ये जो लिक्विड जिसके अंदर हमने इसको रखा है ये कुछ भी हो सकता है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अल्कोहल, इट कुड बी समथिंग एल्स। ये अल्कोहल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। अच्छा जी, ये मीडियम इस वजह से लिया है कि जो सेल के ऑर्गेनल इनके अंदर मौजूद है उनको हम सेपरेट कर सकें अलग अलग तरीके से। वो कैसे, वो हम देखने वाले हैं अभी। देखें, वो पेपर लिया, पेपर पे हमने ऑर्गेनल रख दिए और उनको मीडियम के अंदर डाल दिया, उनके मीडियम के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको मीडियम के अंदर डालेंगे ना, 1 बाय 1 ये ऑर्गेनल यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो छोटे ऑर्गेनल हैं वो ऊपर की तरफ अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है जी, वो इस तरीके से ये राइबोसोम अरेंज हो गया। उसके बाद इससे भी छोटा ऑर्गेनल जो है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वो अरेंज हो जाएगा इसके ही नीचे, पेपर के नीचे साइड में। सोल्यूशन के ऊपर आ जाएंगे। देखें ये हमारे पास, आप सपोज करिए पानी पड़ा हुआ है, इस पर हमने वो चीजें रखी और इसको पानी के अंदर रख दिया। अब वो 1 बाय 1 वो चीजें ऊपर आती रहेंगी अपने वेट के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से। नहीं, उसके ऊपर हमने रखा हुआ है ना, हाँ ओपन रखा हुआ है।
पेपर के ऊपर इस तरीके से कोई चीज़ पेपर पर रखकर और उसको वाटर में रख दें हम, ठीक है। अब वन बाय वन ये चीज़ें हैं ना अपने स्पीड के हिसाब से साइज के ऊपर से ऊपर आती रहेंगी और ये अरेंज होती रहेंगी, ये अरेंज होती रहेंगी। सबसे पहले ऊपर जो है, ऊपर वो चीज़ें आएंगी जो कि लाइट इन वेट है, स्मॉलर है। जो छोटे जो ऑर्गेनल है वो ऊपर आ जाएंगे, स्मॉलर, ठीक है। उनके बाद स्मॉल ऑर्गेनल, फिर लार्ज यानी फिर मीडियम, फिर लार्ज और उसके बाद लार्जर, लास्ट में आएंगे लार्जर। अच्छा, स्मॉलर में सबसे स्मॉलर कौन से होते हैं? जैसे कि राइबोसोम वगैरह, याद रखने आपको, वो सबसे ऊपर होंगे, राइबोसोम। उसके अलावा लाइसोसोम जो है वो स्मॉल है, वो आएंगे ऊपर। मीडियम साइज नहीं, एक से ज़्यादा होंगे, बहुत सारे होंगे राइबोसोम। हाँ राजा बेटा, याद रखना कोई भी एक अदद नहीं होता। हम ऐसे नहीं कह सकते कि सेल के अंदर एक राइबोसोम है, सेल माइटोकॉन्ड्रिया भी एक नहीं होगा। और ऐसे सेल जो कि ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, मसल के सेल ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं ना, तो उनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर और भी ज़्यादा होता है। एक एक करके पढ़ते हैं लेकिन वो होते नहीं है एक अदद, ठीक है। चलें जी, न्यूक्लियस जो है वो कुछ सेल में एक होता है, कुछ सेल में, कुछ ऐसे भी सेल है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। जी हाँ, सिनोसिटिक सेल कहलाते हैं वो। हमारे मसल जो है ना वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। चलें ठीक है, जब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नीचे, ठीक है। मीडियम, मीडियम साइज के हम देखते हैं ऑर्गेनल, मीडियम साइज के ऑर्गेनल जैसे कि वैक्यूल अगर है तो, ठीक है। लार्ज साइज का क्लोरोप्लास्ट और लार्जर न्यूक्लियस, इस तरीके से वो सेपरेट हो जाएंगे। आ जाएगा, आ जाएगा। हम एक से ज़्यादा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जनरल एग्जाम्पल समझने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमारे पास हमारी शर्ट है ना, उस पर लग गया इंक का धब्बा, ठीक है। इंक लग गई उस पर अच्छे खासे, तो आपके दोस्त ने मजाक में आपको इंक लगा दी, और क्या हुआ, जैसे ही आप स्कूल से निकले बारिश भी हो गई। अब बारिश का जब पानी पड़ेगा तो वो क्या होगी, हिलना स्टार्ट हो जाएगी ना, नीचे आना, और सम टाइम के बाद ना, कुछ टाइम के बाद वो जो शर्ट है, शर्ट पर ब्लैक और नीले ऐसे धब्बे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके की ये टेक्निक है कि इसमें हम क्या करते हैं कि पेपर पे चीज़ों को लेकर के रख देते हैं और वो जो पार्टिकल अपने साइज के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। इस टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। इसमें कलर का टर्म क्यों आया? कलर, देखिए राजा बेटा, ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल है जो कि स्मॉलर होंगे, स्मॉल होंगे, मीडियम होंगे, लार्जर होंगे, इन्हें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिए जाते हैं और कलर से उनकी पहचान होती है कि हाँ भाई राइबोसोम है ना, राइबोसोम को ऑरेंज कलर दे दिया जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल। लाइसोसोम है, इसको येलो कलर दे दिया जाएगा। इसी तरीके से वैक्यूल को ब्लू कलर दे दिया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर दे दिया जाएगा, इसे ग्रीन कलर दे दिया जाएगा, ठीक है, ग्रीन हो गया ना, तो इसे वायोलेट कलर दे दिया जाएगा, पर्पल। तो कलर दे करके ग्राफ की फॉर्म में हम इनको अलग अलग ऑर्गेनल को हासिल कर लेंगे। दैट्स व्हाई इस टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है राजा बेटा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इस क्रोमेटोग्राफी में जब तक ऑर्गेनल्स इस मटेरियल पर अटैच्ड है, पेपर पर अटैच्ड है, ठीक है, इस टेक्निक में जब तक ऑर्गेनल फिल्टर पेपर पर अटैच्ड है तब तक वो स्टेशनरी फेस कहलाएगा। स्टेशनरी फेस, पेपर से अटैच्ड है, पेपर से मूव कर रहा है। कैसे पेपर से मूव कर रहा है? देखो, कोई अगर बॉटम पे होगा पार्टिकल तो पहले ऊपर आएगा यहाँ, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा राजा बेटा, फिर मूव करेगा ऊपर। ये जो पीरियड इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में लगा ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्टेशनरी फेस। और जैसे ही वो लिक्विड में आ गया, विच कुड बी अल्कोहल एंड समथिंग एल्स, ना वो कहलाएगा मोबाइल फेस। इट इज इन मोबाइल फेस। मोबाइल, मूव, मोबाइल का मतलब होता है मूव करने वाला, ठीक है राजा बेटा। तो ये आपको याद रखना है। पेपर पर अटैच्ड है, स्टेशनरी फेस, ऊपर आ गया मोबाइल फेस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में पता क्या किया जाता है? आपको पता है हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए, इसके अलावा आरएनए, डीएनए और आरएनए। आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बना देते हैं, समटाइम डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, लेकिन आपकी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डीएनए है, ये आरएनए है। राजा बेटा, हम डीएनए और आरएनए के बना देते हैं छोटे छोटे पीसेस। ये डीएनए के पीसेस बन गए, ठीक है, ये आरएनए के पीसेस बन गए। डीएनए के पीसेस को सिंगल सिंगल भी कर दिया जाता है, अलग अलग एंजाइम होते हैं हमारे पास, ठीक है राजा बेटा। अब इनमें से कुछ पीसेस जो है ना वो छोटे होते हैं, कुछ पीसेस बड़े होते हैं, कुछ पीसेस पे चार्ज
पॉजिटिव होता है, कुछ पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज देता है। ठीक है जी, तो हम भी यहाँ पर यही काम करते हैं, तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा साइज का तो समझ में आ गया कि छोटे बड़े हो गए, चार्जेस इन पर कैसे डेवलप किए, किसी पर पॉजिटिव तो किसी पर नेगेटिव। अच्छा बेटा थोड़ी काम की बात सुनो, डीएनए है ना, डीएनए इसके अंदर एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम क्या है जी? इसके साथ एक प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन का नाम सुना है आपने? हिस्टोन। ठीक है, ये हिस्टोन होती है पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए इटसेल्फ है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अच्छा अब समटाइम ये जब दोनों कंबाइन होते हैं ना, ये दोनों आपस में कंबाइन फॉर्म में ही रहते हैं, दोनों कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। जब इनको तोड़ते हैं, जो पार्ट ज्यादा मिकदार में मौजूद है, इट कुड बी हिस्टोन इट कुड बी डीएनए, जो पार्ट ज्यादा मिकदार में मौजूद होगा ना वही उसका चार्ज होगा। सिकंदर अगर ज्यादा मिकदार में हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है तो कौन सा चार्ज होगा? वो क्रोमोसोम की कंपोजिशन है, वो क्रोमोसोम की कंपोजिशन। ठीक है, अच्छा तो जिसमें ज्यादा डीएनए का पार्ट होगा वो नेगेटिव चार्ज, जिसमें ज्यादा हिस्टोन का पार्ट होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन वाला पार्ट ज्यादा होगा ना वो पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा, जिसमें नेगेटिव पार्ट ज्यादा होगा ना, जिसमें डीएनए का पार्ट ज्यादा होगा ना वो नेगेटिव बन जाएगा। चार्जेस की बात समझ में आ गई आपको, साइज की बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े, चले इस पूरे मसाले को हम यहाँ पे रख देंगे, इस पूरे मटेरियल को यहाँ पे रख दिया जाएगा, यहाँ इस जगह पे रेंडमली इनको बस रख दिया जाएगा। अब इनको हम चाह रहे हैं कि ये साइज की बेस पर और अपने चार्जेस की बेस पर अरेंज हो जाए। किस बेस पर? चार्जेस और साइज, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पहले अरेंज हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव अरेंज जाए। तो हम अरेंज करना चाह रहे हैं इनको ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस एंड आवर बिलव्ड साइज। अब हम क्या हरकत करेंगे, देखें हम इनको एक मीडियम के अंदर रखेंगे। ठीक है राजा बेटा, एक मीडियम के अंदर, इस मीडियम के अंदर एक जेल मौजूद है, जेल। ठीक है, जेल किस लिए? ताकि ये उस जेल में पकड़े रहें। उस जेल का नाम है एक्राइल माइड, एक्राइल अमाइड, एक्राइल अमाइड, एक्राइल अमाइड, ये जेल का नाम आपको याद रखना है, एक्राइल अमाइड। ठीक है राजा बेटा, आगे बढ़ते। इस जेल के अंदर हमने इनको अरेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड पर प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का नाम सुना है आपने कभी? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड दे आर द वे थ्रू विच वी कैन सप्लाई द करंट इनटू द सॉल्यूशन और मीडियम। मीडियम और सॉल्यूशन के अंदर करंट सप्लाई करने के लिए जो जगहें यूज की जाती है ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आवर बिलव्ड इलेक्ट्रोड। हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, वी हैव एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, एंड वी हैव कैथोड जो कि ज्यादा कॉमनली नेगेटिवली चार्ज होता है। इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे अपनी प्यारी सी बैटरी के साथ। ठीक है राजा बेटा, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब मजे की बात शुरू होगी। अब क्या करेंगे कि बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इनसे मूव करवाएंगे करंट। व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है राजा बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम करंट कहते हैं, करंट। अच्छा करंट और इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस क्या है पता है आपको? करंट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, but the study of current by which we can produce it, by which we can supply it into the solution, that is what is called the electricity। तो बेटा थिन लाइन डिफरेंस है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जबकि करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहा जाता है। अगेन हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर जेल का नाम है एक्राइलमाइड। अच्छा जी, उसके अंदर हमने ये टुकड़े डाल दिए हैं राजा बेटा, डीएनए आरएनए के टुकड़े कर दिए हमने। हम चाह रहे हैं कि साइज और चार्जेस की बेस पर अरेंज हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इनमें से मूव कराएंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इस जेल में से इलेक्ट्रॉन मूव होना इनमें से स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा जी? ये पॉजिटिव है, ये चार्ज एब्जॉर्ब करके क्या बन जाएगा? ये न्यूट्रल। एक और इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, अब ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव, उसमें भी नेगेटिव चार्ज है। देखो पहले इस पे इलेक्ट्रॉन टकराया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया, इसको न्यूट्रल बना दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुस गया, तो ये क्या बन जाएगा? सिकंदर को ये बात समझ नहीं आई। सिकंदर देखो, इस पर पहले पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया हमने, इसको न्यूट्रल बना दिया,
इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये कौन सी नेचर हो जाएगी इसकी? न्यूट्रल ही रहेगा या निगेटिव हो जाएगा? सिकंदर से सुनना चाहते हैं साजिद। निगेटिव होगा, निगेटिव, ये बन गया निगेटिव, ठीक है। अच्छा आप देखें, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसमें इन हो गया, इसको क्या बना देगा? न्यूट्रल। और उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन इसमें इन हो गया, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो फटाफट ये नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना, नेगेटिव वाला ये जो पार्टिकल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल के चला गया, इस पर, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल के चला गया, इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव या न्यूट्रल बन जाएगा? इस पर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये न्यूट्रल हो जाएगा। चार्ज ज्यादा था तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया जी। रिपल्जन तो होगी, अगर स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और रिपल्जन इतनी स्पीड हुई है कि उसने इलेक्ट्रॉन को निकलने पे मजबूर कर दिया जी, नेगेटिव चार्ज जाएगी, न्यूट्रल आ जाएगी, ठीक है राजा बेटा। एक और इलेक्ट्रॉन आया, उसने भी इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्जन की कि ये न्यूट्रल था, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इसमें कौन सा चार्ज आएगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव आ गया। तो बताने का मकसद क्या है, देखें, जब हम करंट फ्लो करवाते हैं ना, तो जिन चार्जेस की नेचर पहले इनिशियली नेगेटिव थी, समटाइम वो पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, और जिन पर पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव हो जाते हैं, सही। और नेगेटिव वाले या तो न्यूट्रल या तो पॉजिटिव, ठीक है। और ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन में ऐड भी हो सकता है, वो और भी नेगेटिव हो जाते हैं, यानी उनकी जो नेचर है वो चेंज हो जाती है, नेचर। लेकिन हम यहाँ पे क्या मानते हैं, हम ये मान लेते हैं कि भाई जो पॉजिटिव थे ना, अब वो नेगेटिव हो जाएंगे, और नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये चार्जेस मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, जो जिन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, जिन टुकड़ों पर पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ मूव करेंगे पता है आपको? वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। और जिन पर नेगेटिव चार्ज है वो किस तरफ मूव करेंगे? इस पर पॉजिटिव चार्ज है सिकंदर, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये किसकी तरफ आएगा? कैथोड और एनोड, कैथोड। और इस पर नेगेटिव चार्ज है, किसके पास जाएगा? एनोड। तो इस तरीके से जो ये अरेंज होते जाएंगे साइजेस की बेस पर, पहले छोटे, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े जी। ये करते इस वजह से, देखिए राजा बेटा, हमें कोई स्टडी करना है स्पेसिफिक जीन, हमें कोई स्पेशल जीन स्टडी करना है, ठीक है, स्पेसिफिक जीन स्टडी करना है। हमने वो जीन जो है वो यहाँ से निकाल ली, हमें वो जीन यहाँ से निकालना है। से फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, डीएनए के अंदर एक जीन 2 है, एक जीन 4 है, भाई हमें ये जीन 4 चाहिए। अब इसको कैसे निकाला जाए? हम पहले क्या करेंगे, इसको डाल देंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस डीएनए को, जी हाँ, जी नहीं, इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालकर एंजाइम डालेंगे, न्यूक्लियेज एंजाइम, जिसको तोड़ना करना स्टार्ट हो जाएगा, डीएनए से इसको तोड़ना फोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसके बिल्कुल टुकड़े बना के दे देगा हमें इस तरीके के। अब कैसे निकालें इसमें से पार्ट नंबर 4? पार्ट नंबर 4 पे पहले ही आप इनिशियली कोई ना कोई कलर तो लगा दोगे, अब वो हमें सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक है, क्योंकि जब ये आपको मिलेगा ना, इसको आप यहाँ पे कोर ऑफ करोगे, अगर आप पिन से भी उठाने की कोशिश करोगे, ये माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं, पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ साथ, इस ग्लू के साथ साथ इसके भी टुकड़े आ जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमें प्रिसाइज जो है, हम ये टेक्निक होती है ना, डेट्स वाई बिल्कुल सही करना चाह रहे हैं ना एक्यूरेसी के साथ, तो हम ये टेक्निक यूज करते हैं। हाँ, स्टडी ऑफ जीन करना चाह रहे हैं या कुछ भी स्टडी करना चाह रहे हैं या जीन लेना चाह रहे हैं, इंसुलिन का जीन इसी तरीके से लिया जाता है, हेल्दी में से, हेल्दी पर्सन में से इसी तरीके से इंसुलिन लिया जाता है, और फिर हेल्दी से लिया जाता है, फिर पेशेंट्स की बॉडी में डाला जाता है। बहुत, मैंने कहा ना, बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, और बहुत ही प्रिसीजन चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए। बताना पढ़ाना बहुत आसान है, करना और भी इससे ज्यादा मुश्किल है, ठीक है राजा बेटा। तो हम इनको अरेंज कर लेंगे, ये साइज की बेस पर और चार्जेस की बेस पर अरेंज हो जाएंगे। भाई पहले सपोज कर लो नेगेटिव वाले अरेंज हो गए, और उसके बाद पॉजिटिव वाले, चार्जेस भी लगा देते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे एक बड़े है ना स्विमिंग पूल बना दिया जाए, और स्विमिंग पूल के अंदर पहलवान बच्चे भी हों, और पतले से बच्चे भी हों, छोटे बच्चे भी हों, बड़े बच्चे भी हों, ठीक है। एक साइड से पंखे चलाए जाए पानी के, और अपना जो फैन होते हैं ना, हवा के पंखे चल रहे हैं, उनको कहना है कि भाई आपको इस तरफ दौड़ना है, इस तरफ। आप मुझे बताओ स्पीड से कौन से बच्चे दौड़ेंगे? पतले होंगे और जो छोटे होंगे,
तो ये छोटे बच्चे इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है। और उनके पीछे कौन से होंगे, जो उनसे थोड़े बड़े हैं और थोड़े कम, उनसे फिर थोड़े बड़े, फिर सबसे फैट। तो इसी तरीके से ये भी अरेंज हो जाते हैं यहाँ पर, असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो जाते हैं अपने चार्जेस और साइजेस की बेस पर, ठीक है राजा बेटा। ये जो टेक्निक है जिसमें हम जेल को यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करते हुए चीजों को अलग अलग करते हैं, डेट इज व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस, और मोर प्रिसाइजली इट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों, ठीक है जी। और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस का मतलब अलग अलग करना, फोरेसिस, ठीक है राजा बेटा। तो मैंने कहा ना ये टेक्निक्स सिर्फ ऐसे नहीं है कि सेल ही लिया जाए, सेल के टुकड़ों की भी स्टडी कर सकते हैं, उनके ऑर्गेनल की भी स्टडी की जा सकती है, ठीक है राजा बेटा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आगे बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो ये डायग्राम से आप फेमिलियर है, ये डायग्राम पहचान में आ रही है आपको, चीजें मुश्किल तो नहीं लग रही, समझ में आ रही है बातें। अब तक हमने दो ही टेक्निक पढ़ी है साजिद, आप कंफ्यूज लग रहे हो मुझे, पक्की बात है, चलेंगे। क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। देखें ये इस ऑर्गन का नाम क्या है, या फिर क्लोरोप्लास्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है जी, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, किचन ऑफ द सेल। किचन, अच्छा अगर ये किचन ऑफ द सेल है तो किचन ऑफ द प्लांट कौन है, किचन ऑफ द सेल नहीं, किचन ऑफ द प्लांट, लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये किचन ऑफ द सेल है, कंफ्यूज किया जाता है समटाइम। अच्छा देखें मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये वाला स्पेस क्या कहलाता है, स्ट्रोमा, और इसके अंदर सिक्के नुमा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अब तो याद हो जाने चाहिए यार जी, थैलाकॉइड्स, ठीक है राजा बेटा। हमने एक थैलाकॉइड हद से भी बड़ा बना दिया है यहाँ पर, ठीक है जी। एक थैलाकॉइड दिखाया है, ऐसे सैकड़ों होते हैं। इस थैलाकॉइड के अंदर आपको ये दिख रहे हैं, ये प्यारे से, ये क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्केनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, उनका नाम है थैलाकॉइड, उनकी भी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं हमारे प्यारे से क्लोरोफिल जी, ये क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा राजा बेटा देखें अब क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा प्यारा सा वाटर इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है राजा बेटा। अच्छा ये जो सनलाइट है, सनलाइट जो प्लांट के लीफ पर फॉल होती है, प्लांट सारी की सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसमें से दो ही लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, एक है ब्लू और दूसरी है रेड। ये दो लाइट, दो रेज जो हैं ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, सारी की सारी नहीं, फोटोसिंथेसिस उनमें से दो, वो जो व्हाइट लाइट है विजिबल लाइट है, विबगयोर बनता है, उसमें से सिर्फ दो लाइटें लेते हैं, बकाया सारी निकाल देते हैं। रेडिएट जो ये ग्रीन करते हैं, ये जो निकालते हैं वो ग्रीन रेडिएट करते हैं, रेडिएट जो करते हैं ना वो ग्रीन होती है, डेट्स व्हाई ये ग्रीन अपीयर होते हैं। जी देखें इन पर पूरा विबगयोर फॉर्म होगा, ठीक है जी, पूरा विबगयोर, VIBGYOR। भाई रेड इन्होंने ले ली अपने पर्पस के लिए, ब्लू इन्होंने ले ली अपने पर्पस के लिए, ठीक है राजा बेटा। और ये दूसरी लाइट्स हैं विच कुड बी वायोलेट, इंडिगो, नो नो नो, येलो एंड ऑरेंज, ये भी किसी ना किसी एक्टिविटी में यूटिलाइज हो जाएंगी। बकाया बची कौन सी, ग्रीन को ये बाहर निकालते हैं, डेट्स व्हाई ग्रीन अपेयर होता है, ठीक है राजा बेटा। जो ब्राउन निकालते हैं वो ब्राउन लाइट को, ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेते होंगे, ब्राउन को रिलीज कर देते होंगे। जो लीफ येलो दिखते हैं राजा बेटा, है ना, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है राजा बेटा। इस तरीके का हमें उतने डिटेल में नहीं देखना, हमें ये देखना है कि ब्लू और रेड लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। अच्छा ये किस लिए यूज हुई है, कौन से प्रोसेस के लिए यूज हुई है जी, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये कौन से प्रोसेस के लिए यूज हुई है, फोटोसिंथेसिस के लिए, इसमें कोई कोई दो राय वाली बात नहीं है, फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर आप मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस जितना ज्यादा होगा उतनी ये लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी या नहीं, जितना फोटोसिंथेसिस ज्यादा उतना ब्लू एंड रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा, ठीक है। अच्छा तो हम जब भी ये देखना चाहते हैं कि भाई प्लांट के अंदर
फोटोसिंथेसिस ज़्यादा किस टाइम पे हो रहा है? सुबह के टाइम पे होता है, दिन के टाइम पे होता है, रात के टाइम पे होता है। तो हम यही काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, दोनों कानों से बात सुनना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर ये दो रेस बहुत ज़्यादा मिकदार में एब्जॉर्ब हो रही हैं या नहीं। जिस टाइम के लम्हे में, पूरे दिन में जिस टाइम में भी ये दोनों रेस ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही होंगी ना, उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है राजा बेटा। अच्छा, ये जो टेक्निक है जिसमें हम रेज की एब्जॉर्प्शन को देखते हुए किसी प्रोसेस का अंदाजा लगा लेते हैं, इस प्रोसेस को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ठीक है राजा बेटा। स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये बैक्टीरिया यहाँ पर, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए। आप ये बैक्टीरिया रख के जाएंगे, बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स के बाद डिवाइड कर देता है, यानी एक बैक्टीरिया से दो बन जाते हैं हर 20 मिनट के बाद। राजा बेटा, इसी तरीके से अगर आप पूरा दिन छोड़े तो एक बैक्टीरिया की बहुत बड़ी कॉलोनी स्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो कॉलोनी है ना, देखो हम तो बैक्टीरिया को देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक थिंग है। अच्छा, हमने जहाँ जिस जगह पे बैक्टीरिया रखा वो भी हमें सही से मालूम नहीं है, बस हमने तो है नहीं इस कल्चर में रख दिया। अब एक दिन के लिए हम छोड़ के चले गए, अगले दिन हमें बैक्टीरिया को लेना है, वहां से बैक्टीरिया को उठाना है, तो हम किस तरीके से देखेंगे कि कहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा है? क्योंकि हो सकता है हमारे पास उस टाइम पे माइक्रोस्कोप अच्छी वाली ना हो, तो हमारे पास एक तरीका होता है। पता हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर देते हैं रेडिएशन। हम यहाँ पे देते हैं रेडिएशन। जिस जगह पे राजा बेटा रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही होंगी, जिस जगह पे रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही होंगी ना, उस जगह पे बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे। जहाँ ज़्यादा बैक्टीरिया, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। और हम अंदाजा लगा लेंगे, हाँ यहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा है, इस जगह से कल्चर उठा लो, इस जगह से कल्चर मीडियम ले लो और उसका इस्तेमाल करो। तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जाहिर सी बात है, जब वेव किसी जगह पर टकराती है ना, तो चमक प्रोड्यूस होती है राजा बेटा, चमक प्रोड्यूस होती है। जिस जगह पर बहुत ज़्यादा चमक प्रोड्यूस हो रही हो, जाहिर सी बात है वहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कम प्रोड्यूस हो रही हो वहाँ चमक प्रोड्यूस हो रही हो, जाहिर सी बात है चमक वहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जहाँ से रेज आई सीधा यहाँ पे टकराएंगी। क्योंकि रेज यहाँ पे स्पीड से क्यों पहुँच गई? क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था। यहाँ पे अगर रेज आएंगी तो यहाँ रुक जाएंगी, यहाँ रुकेंगी, यहाँ रुकेंगी, यहाँ, मतलब यहाँ कोई पहुँचे भी या ना भी पहुँचे। चश्मे होते हैं ना, गिलासेस, आप इमेजिन करो एक ऐसा चश्मा है हमारे पास जिसका एक गिलास बड़ा मोटा है, एक पतला है ना। रेज ज़्यादा किसमें से पास हो जाएंगी? पास जो पतला होगा। ठीक है राजा बेटा। जो कि मोटा होगा ना, उसमें से कम रेस पास होंगी। तो इसी तरीके से देखा जाता है कि जहाँ रेस बहुत कम पास हो रही है वहाँ बैक्टीरिया मौजूद है मोटे ताजे, और उनको वहाँ से ले लिया जाए। ठीक है राजा बेटा। तो आज हमारे पास इतना ही है, टाइम की पाबंदी है। क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी वो तरीका जिसमें रेस दे करके हम किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करें, फिर वो चाहे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो, चाहे फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो, डीएनए के पीसेस को भी इससे अंदाजा लगाया जाता है, हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब वो कैसे, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है राजा बेटा, आप ये रिवाइज करिएगा। कोई सवाल?